अध्याय 39। समय पर सहायता। जेल के बाहर कैदी स्नेक ने जल्दी से फैंग हेंग और बाकी लोगों को बिल्डिंग नंबर 3 से बाहर आते हुए देखा। उसने हाथ उठाया और अपने अनुयायियों को जेल की बाहरी परत की कंटीली बाड़ को तोड़ने से अस्थायी रूप से रोकने का संकेत दिया। क्या तुम यहाँ के नेता हो? बाहर आओ और बात करो। फैंग हेंग ज्यादा करीब नहीं गया। वह सभी से लगभग 30 मीटर दूर खड़ा होकर कंटीली बाड़ के बाहर खड़े 9 खिलाड़ियों को ठंडे स्वर में देख रहा था। हाँ, मैं ही हूं। कैदी स्नेक सामने खड़े इस सुंदर युवक को ध्यान से देख रहा था। उसका मूड बिगड़ गया। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो उससे बेहतर दिखते थे। ओह, तुम काफी बहादुर लगते हो, है ना? काफी बहादुर? तुम्हारा मतलब क्या है? कैदी स्नेक ने एक तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया। उसने फैंग हेंग की ओर घूरते हुए क्रूर भाव से कहा, मैं कहता हूं, तुम्हें हिम्मत है। तुम हमारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत करते हो। हमने आखिरकार इस जेल के क्षेत्र को साफ किया और अब तुम इस जगह पर कब्जा कर रहे हो। ये कैसी तर्कसंगत बात है? क्या तुम समझते हो कि हम कमजोर हैं? कैदी स्नेक के पीछे खड़े खिलाड़ी भी उपहास करने लगे। हाँ, जल्दी करो। यह जगह छोड़ दो, सारा खाना और सामग्री छोड़ जाओ और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जल्दी करो और भाग जाओ। भाग जाओ। भाग जाओ। भाग जाओ। फैंग हेंग ने उन्हें ठंडे भाव से देखा। उसे इन लोगों से बात करने का मन नहीं था। वे सिर्फ परेशानी खड़ी करने आए थे। लियाओ बुफान इसे सहन नहीं कर सका। उसने इससे पहले इतना बेशर्म व्यक्ति कभी नहीं देखा था। वह इतना गुस्से में था कि वह गालियां देने लगा। बकवास। हम पहले यहां आए थे और हमने यहां की ज़ॉम्बियों को साफ किया था। हाँ, तुम ऐसा सोचते हो? कैदी स्नेक ने लियाओ बुफान की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि खेल में जरूर कोई दुर्घटना हुई होगी जिससे ज़ॉम्बी वहां से चली गईं। इन लोगों ने इसका फायदा उठाया। कैदी स्नेक और उसके साथियों ने हंसना शुरू कर दिया। बकवास बंद करो। क्या तुम भागने वाले नहीं हो? फिर इसे तोड़ डालो। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हारे साथ आसान नहीं रहूंगा। जब बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो कैदी स्नेक ने हमला करने का संकेत दिया। उसके पीछे के खिलाड़ी आगे बढ़े और अपने छोटे पत्थर के हथौड़ों से कंटीली बाड़ को पीटने लगे। कंटीली बाड़ की मजबूती धीरे धीरे कम होने लगी। अगर वे इसी तरह हमला करते रहते तो बाड़ में एक छोटा छेद बनाने में उन्हें 1 घंटे से भी कम समय लगता। कैदी स्नेक ने अपनी बाहें मोड़ ली और बाड़ के पीछे खड़े फैंग हेंग को बड़ी दिलचस्पी से देखा, मानो उसे जीत की पूरी उम्मीद हो। उसे वास्तव में कोई तरीका नहीं दिख रहा था जिससे फैंग हेंग और उसके साथी इसका विरोध कर सकें। उसने फैंग हेंग के शांत भाव को नोटिस भी नहीं किया। थोड़ी दूरी पर लुयू और झोई, जो यह सब गुप्त रूप से देख रहे थे, कैदी स्नेक और उसके लोगों को जेल की बाड़ पर हमला करते देख बेचैन हो गए। भगवान परेशानी में है। क्या हमें मदद करनी चाहिए? बिल्कुल, हमें मदद करनी होगी। भगवान ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। हम बस खड़े होकर देख नहीं सकते। झोई चिंतित था। उसने बाड़ के पास घुसपैठियों को घूरते हुए एक योजना बनाई। ओह, हमारे पास अब भी पिछले वाले मिट्टी के बम हैं, है ना? जब ये लोग और करीब आ जाएंगे तो हम उन पर 2 बम फेंक सकते हैं। उन्हें मजा आ जाएगा। अच्छा विचार, लुयू सहमत हुआ। जब वे भ्रम की स्थिति में होंगे, मैं 2 लोगों पर छिपकर हमला करूंगा और तुम एक को संभाल लेना। बिल्कुल सही। तब हम भगवान और बाकी लोगों के साथ मिलकर इन लोगों का सफाया कर देंगे। कुछ ही देर में झूई और लुयू ने दुश्मन को हराने के लिए एक सरल और प्रभावी योजना तैयार कर ली थी।
दोनों, जो अब तक तनाव में थे, थोड़ा आराम करने लगे। लुयू ने मजाक किया, हमारे कुंडली मणि से ऐसी विस्तृत योजना कुछ ही सेकंड में बनाना वाकई काबिले तारीफ है। झोई ने गर्व से मुस्कुराते हुए विनम्रता से हाथ हिलाया। तुम मजाक कर रहे हो, युवा फिनिक्स। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरी सोच का अनुसरण कर सकते हैं। तुम उनमें से एक हो। लुयू ने कहा, मैं भगवान से संपर्क करूंगा और उनसे अंदर और बाहर से सहयोग करने के लिए कहूंगा। जल्दबाजी मत करो, रुको। झोई ने लुयू को जल्दबाजी करने से रोक दिया। भगवान ने अभी तक हमसे मदद नहीं मांगी है। बर्फ में कोयला भेजने की तुलना में केक पर आइसिंग जोड़ने से क्या लाभ? थोड़ा और इंतजार करो। जब भगवान और नहीं संभाल सकेंगे तो हम उनके रक्षक के रूप में सामने आएंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। लुयू की आंखें चमक उठीं। बात तो सही है। बॉस तो जीनियस है तुम भी। धड़ाम। एक गोली चलने की आवाज आई। झोई और लुयू, जो अपनी चर्चा में मग्न थे, हैरान रह गए। उन्होंने जेल के चौक की ओर देखा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। जेल के चौक में गोली चलने की आवाज गूंजने लगी। क्या हो रहा था? वे हैरान थे कि कैदी स्नेक और उसके गिरोह ने एक ही पल में सभी दिशाओं में भागना शुरू कर दिया था। इस समूह में सबसे तेज भागने वाला कैदी स्नेक था। पागलपन। कैदी स्नेक अब पागल हो गया था। दुश्मन के पास असल में बंदूकें थीं, और एक से ज्यादा बंदूकें थीं। साथ ही भाड़े के सैनिक भी थे, और एक से ज्यादा भाड़े के सैनिक थे, और वे कम से कम लेवल 3 के भाड़े के सैनिक थे। आम खिलाड़ी कम स्तर के थे और उनके पास बंदूक का उपयोग करने के कौशल की कमी थी। उनकी पिस्तौल की सटीकता खराब थी और लंबी दूरी से किए गए हमले घातक नहीं हो सकते थे। लेकिन भाड़े के सैनिक अलग थे। अब कैदी स्नेक इस बात की पुष्टि कर सकता था कि दुश्मन के भाड़े के सैनिकों का स्तर निश्चित रूप से कम नहीं था। कम से कम लेवल 3 के थे। इतनी दूरी से सिर्फ 2 राउंड की गोलीबारी में उन्होंने एक खिलाड़ी को मार गिराया था और 3 खिलाड़ी घायल हो गए थे। कैदी स्नेक के सभी खिलाड़ियों ने अपने साथियों को गिरते देखा तो सभी ने एक ही काम किया। मुड़ो, भागो। कैदी स्नेक को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि इस जेल में मौजूद खिलाड़ियों के पास इतनी मजबूत चीजें हैं, तो वह इस जेल में कभी नहीं आता, चाहे उसकी पिटाई क्यों न हो जाती। उसे पहले से ही लग रहा था कि इस हमले के बाद उसके अनुयायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात थी उसकी प्रतिष्ठा। इस हमले के बाद टीम में उसकी मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा धरातल पर आ जाएगी। लेकिन अब उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। भागना सबसे जरूरी काम था। जैसे ही उसने फैंगहेंग को बंदूक निकालते देखा, उसे पता चल गया कि अब वह मुश्किल में था। वह तुरंत पलटा और भागा। वह सबसे तेज भागने वाला था, लेकिन फैंगहेंग ने पहले ही उस पर निशाना साध लिया था। फैंगहेंग की चेतना की क्षमता ने उसे अतिरिक्त हिट रेट दिया। इसके अलावा फैंगहेंग के पास लेवल 1 गन मास्टरी भी थी, जिससे उसकी सटीकता और बढ़ गई। फैंगहेंग ने केवल एक ही गोली चलाई। यह गोली सीधे कैदी स्नेक के बाएं कंधे पर लगी। अफसोस, थोड़ा चूक गया। कैदी स्नेक ने अपने बाएं कंधे में तेज दर्द को नजरअंदाज किया और बेतहाशा भागने लगा। कैदी स्नेक और उसका समूह, जो कुछ पल पहले तक आक्रामक था, अब अफरा तफरी में हर दिशा में भाग रहा था। कुछ ही पलों में वे सभी बिना कोई निशान छोड़े भाग चुके थे। 2 मिनट से भी कम समय में जेल और उसके आसपास का इलाका फिर से शांत और स्थिर हो गया। झाड़ियों में छिपे हुए लू यू ने अपनी नजरें वापस ली। उसने जटिल भाव से अपने बगल में खड़े झो यी की ओर देखा। अब वह उनसे एक सवाल पूछना चाहता था। मिस्टर कुंडली मणि, तुम्हारा
बर्फ में कोयला कहाँ है? क्या तुमने इस सब की भविष्यवाणी की थी? झोई ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे, पछतावा। और उसने कहा था कि वह बर्फ में कोयला लाएगा। बकवास। अब तो केक पर आइसिंग भी नहीं बची। झोई के चेहरे पर परेशानियों से भरा भाव देखकर लुयू ने महसूस किया कि उसे और उकसाना सही नहीं होगा। आखिरकार झोई की मानसिक स्थिति पिछले 2 दिनों से बहुत अच्छी नहीं थी। उसने झोई के कंधे पर थपथपाया और उसे दिलासा देने की कोशिश की। दिल पर मत लो। आखिरकार फेंग हेंग जैसे भगवान बहुत कम होते हैं। वह पहला व्यक्ति है जिसने एक विशाल शेल्टर का निर्माण पूरा किया है। उसमें कुछ खास योग्यता जरूर है। भाड़े के सैनिकों को भर्ती करना। लुयू ने अपने दिल में आ भरी। हाय, भाड़े के सैनिकों को भर्ती करना कुछ ऐसा है जो सिर्फ वही कर सकता है ना? हम तो साधारण लोग हैं। हम इस सब की भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। और फिर फेंग हेंग हमारा साझेदार है। वह हमारी टीम का सदस्य है। हमें खुश होना चाहिए कि वह इतना मजबूत है। झोई ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसे ज्यादा अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसने बस कड़वे भाव से सिर हिलाया। यह सच था, लेकिन वह खुश नहीं हो पा रहा था। लुयू लाचार था। चलो, अब उत्साह बढ़ाओ। चलो भगवान के पास चलते हैं और मिशन का इनाम लेते हैं।